Hello everyone, this is Vaibhav here and I welcome you all to my YouTube channel. तो काइनेमेटिक्स लेक्चर 3 के साथ आज शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में ग्राफ्स के बारे में, लास्ट के 2 लेक्चर्स में हम ग्राफ्स के बारे में ही डील किए। कुछ क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस रह गए थे, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं क्लास में ही सारे अच्छे क्वेश्चंस आपको करा दूं, जिससे कि आपका दिमाग थोड़ा ब्रॉड हो जाए, सोचने अच्छे लगे आपका दिमाग, तो फिर आगे की चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। तो आज कुछ अच्छे सिलेक्टेड ग्राफिकल प्रॉब्लम्स के साथ शुरू करेंगे। तो अगर आपने पहले 2 लेक्चर्स मिस किए, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2, तो अगर आपको अच्छी कमांड चाहिए ग्राफ्स में, तो ये बेसिक 2 लेक्चर्स आपको ज़रूर देखने चाहिए। ये मस्ट डू लेक्चर्स हैं एंड आगे की तरफ हम आगे बढ़ेंगे जब हम प्रोजेक्टाइल वगैरह पढ़ेंगे, और फिर रिलेटिव मोशन, सारी चीजें यहाँ पर कवर करने वाले हैं। एंड यस, इलेक्ट्रोस्टैट्स का भी लेक्चर शुरू करने वाले हैं। तो बस ऐसा ही बात है। तो इसके लिए आपको शुरू के 2 लेक्चर्स अगर आप मिस किए हैं, तो आप उसको एक बार जाके जरूर देख सकते हैं। बहुत हेल्प होगी। अगर आप ग्राफ्स पढ़ भी चुके हैं तो एक बार जाके देख सकते हैं। किस तरह से चीजों को सोचना है आपको इस वीडियो में समझ में आएगा। चलो, तो अपन आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो आई थिंक आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1। सो ये क्वेश्चन नंबर 7 के साथ शुरू कर रहे हैं। एक बार आप रीड कर सकते हैं क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो आप देख सकते हो, 2 चेजिंग हो रही है और फ्रॉम अ सेम पॉइंट बोला जा रहा है। ठीक है, ये जो लास्ट लाइन अगर पढ़े तो क्या बोला जा रहा है? आफ्टर दे पास अ पर्टिकुलर पॉइंट देयर वेलोसिटी वेरी with time t as shown in the figure. When will the chase end? Okay, chase कब खत्म होगा? After they pass a particular point, मान लेते हैं ये एक पॉइंट पी है, इसको ये क्रॉस किया, टाइम 0 था तब, ये क्रॉस किया, टाइम 3 था जब, और इसके बाद का आगे का रिप्रेजेंटेशन ग्राफ के थ्रू दोनों का दिखाया गया है। और इसमें हमें देखना है चेजिंग कब एंड होगी। तो चलो इसको ए बोल देते हैं, इसे बी बोल देते हैं। तो अगर आप ए को देखो, तो सबसे पहले हमें एक्सेलेरेशन की नीड होगी, बिकॉज हमें पता है कि चेजिंग तब एंड होगा जब दोनों का पोजीशन सेम हो जाए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस पॉइंट पे पोजीशन सेम नहीं है, वेलोसिटी सेम है। इस पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों की वेलोसिटी सेम है। क्यों? बिकॉज दोनों का वेलोसिटी का कोऑर्डिनेट सेम है। पोजीशन सेम है क्या? नहीं, दोनों सेम पॉइंट से दिखाया गया है, और इसका डिस्प्लेसमेंट थोड़ा ज्यादा है और इसका डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है। अभी इतना ही डिस्प्लेसमेंट एरिया आया है। तो यस, ये अभी ओरिजिन के थोड़ा पास है और ये ए जो है वो थोड़ा दूर है। तो अभी और फर्दर चेजिंग चलेगी और थोड़े आगे पे जाके, बिकॉज इसका एक्सेलेरेशन मुझे हाई दिख रहा है, इसका एक्सेलेरेशन मुझे लो दिख रहा है स्लोप के थ्रू अगर देखूं। तो यस, इसका एक्सेलेरेशन ज्यादा होने के कारण इसकी स्पीड इस मोमेंट में इक्वल हुई है, आगे ये और तेजी से अप्रोच करेगा, और फाइनली किसी टी टाइम के बाद मान लेते हैं ये आपस में एक दूसरे को कैच कर लेंगे। तो चलो पहले एक्सेलेरेशन का रेशियो निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी वी नॉट हुई है, वी नॉट का चेंज आया है कितने टाइम पे? 4 के टाइम पे। यहाँ पर वी नॉट का चेंज आया है 1 सेकेंड पे। अब देख सकते हो 3 से 4 ही मूव किया है और 1 सेकेंड में वी नॉट गेन किया है। सो ऐसा बोल सकता हूँ एक्सेलेरेशन ऑफ ए या फिर एक्सेलेरेशन ऑफ बी, ये बी है, ये ए है, तो एक्सेलेरेशन ऑफ बी इज 4 टाइम्स ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ ए। ये पहला ऑब्जर्वेशन अपन यहाँ से निकाल सकते हैं, एक्सेलेरेशन ऑफ बी इज 4 टाइम्स द एक्सेलेरेशन ऑफ ए। अगर ये हमें मिल गया है एक्सेलेरेशन ऑफ बी इज 4 टाइम्स द एक्सेलेरेशन ऑफ ए, तो हम फर्दर कैलकुलेशन को देखते हैं किस तरह से करना चाहिए। तो हमें पता है ये चेज कब एंड होगा? चेज एंड तब होगा जब दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाए, बिकॉज सेम पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं। तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट जैसे ही इक्वल होगा मैं बोलूंगा चेज एंड होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिख लेना चाहिए? हाफ ए टी स्क्वायर। व्हाट इज ए? ए इंटू टी स्क्वायर। ये टी टाइम पे चेज कर रहा है, और उसी टी टाइम पे ये कितना मूव किया है ए बी से? t-3 सेकेंड्स के लिए मूव किया है, बिकॉज वो 3 सेकेंड बाद शुरू किया ना मोशन, आप समझ रहे होंगे। ये t0 पे किया था और ये t3 पे चलना शुरू किया है। तो ए बी एक्सेलरेशन से वो 3 सेकेंड बाद चलना शुरू किया है। तो यस, ऐसा कुछ लिख लिया है।
तो बस ठीक है, यहाँ से ए बी की वैल्यू रख लेते हैं, हाफ हाफ कैंसिल करते हैं, तो ए ए टी स्क्वायर ये इक्वल है 4a ए टी माइनस 3 होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप कैंसिल वगैरह कर लो, तो आपको कुछ मिल रहा है टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60। तो बस आप फर्दर सॉल्व करके देख लेते हैं, ये कुछ हो जा रहा है 4t स्क्वायर प्लस 36 माइनस ट्वेंटी फोर टी। बस अब यहाँ से लिख लेते हैं 3t स्क्वायर प्लस 24, सॉरी माइनस 24t प्लस 36 इज इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ इक्वेशन बन रहा है। तो आप फर्दर इसको सॉल्व वगैरह कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर फर्दर में यहाँ पे लिखूँ टी कॉमन वगैरह ले लो, तो अब तो ये आपके लिए हो गया, ठीक है सवाल। तो ये 8t प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर इसको एक्सपैंड वगैरह करोगे तो मुझे 6 और 2 दिख रहा है, तो t-6 और t-2 ऐसा कुछ बनेगा इज इक्वल्स टू 0। तो बस ठीक है, 6 की वैल्यू 2 की वैल्यू आप देख सकते हो, 2 तो पॉसिबल नहीं है, तो हम आंसर यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, t इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड्स पे चेजिंग एंड 2 क्यों पॉसिबल नहीं है, बिकॉज चेजिंग स्टार्ट ही t इक्वल्स टू 3 से करना वो शुरू किया था। ये 2 वाला आंसर क्यों आ रहा है, बिकॉज पीछे उनका एरिया कभी सेम हुआ होगा, इस वजह से वो भी आंसर में आपको दिख रहा है। तो अगर मैं आपको एक बार आंसर की तरफ ले जाऊं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, मतलब क्वेश्चन नंबर 7, ये पाथ फाइंडर एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 7 है। तो आप देख सकते हो उसका आंसर 6 सेकेंड्स होना चाहिए, ठीक है। ये तो एक आसान सा सवाल था, बढ़िया सवाल, इजी बोल सकते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट था नहीं, बट यस हमें समझ में आना चाहिए था, और इसका आंसर है 6 सेकेंड्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 एक बार जरूर ट्राई करें, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। ये एक बहुत बढ़िया सवाल है, आप इसको एक बार ट्राई करें और फिर अपन देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसा होना चाहिए। ओके, सो आई थिंक आपने इसके सोल्यूशन को देख लिया होगा, तो इसके सोल्यूशन वाले पार्ट में अपन चलते हैं। ओके, सो इसके सोल्यूशन को अगर देखें तो बोला क्या जा रहा है, आप यहाँ पर ध्यान से देखें, दो कार शुरू कर रहे हैं, तो 100 सेकेंड के जस्ट पहले ये जो कार है, ये 100 सेकेंड इसके जस्ट पहले कहीं यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 50 हो गई है। और सेकंड कार का मोशन किस तरह से बताया गया, आप ध्यान से देख सकते हो कि जब तक इनकी स्पीड 20 नहीं हुई थी तब तक तो ये साथ में चल रहे थे। फिर फिर आप देख सकते हो 1 सेकेंड के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी से चला, फिर इसका जो मोशन है उसको बिल्कुल रिपीट किया और इस पे 50 मीटर पर सेकेंड पे ये भी पहुंचा, बट आफ्टर 1 सेकेंड। मतलब इसका भी ग्राफ ऐसा कुछ फिनिश किया, और यहाँ पर ये है टी अगर, तो ये है t+1, और फाइनली 100 पे। तो ठीक है, 100 सेकेंड्स में हमें क्या बताना है कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट में से कितना डिफरेंस है, ये हमें बताना है। तो आई थिंक क्वेश्चन आप सब पढ़ लिए होंगे, चलो इसके सोल्यूशन वाले पार्ट पे आते हैं, इसको बोर्ड में समझते हैं। सो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, तो ऐसा बोला जा रहा है कि ये एक पहला पार्टिकल है, और पहले पार्टिकल का मोशन ऐसा दिया गया है, ऐसा, ठीक है, पहले पार्टिकल का मोशन ऐसा दिया गया है, और ऐसा देने का मतलब है यहाँ पर कहीं t1 टाइम है जब इसकी वेलोसिटी 50 हो गई थी, और यहाँ पर कुछ 100 है, ये t इज इक्वल्स टू 100 है, और इसके जस्ट फ्यू सेकंड पहले तो उसको मैं t1 बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 50 हो चुकी है। अब सेकंड वाले के मोशन को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। बोला गया है शुरू पे तो ये साथ में ही चल रहा है, तो ऐसे गया जब तक स्पीड 20 नहीं हुआ, मैं थोड़ा साइड में बनाता हूँ जैसे समझ में आए। तो ये साथ में ही चल रहा है, उसके बाद जैसे इनकी स्पीड 20 हुई, ये कांस्टेंट चला 1 सेकंड के लिए, तो ये जो टाइम में डिफरेंस है ये 1 सेकंड का है, ये जो टाइम का डिफरेंस है ये 1 सेकंड का है। और इसके बाद जैसा इसका मोशन है इसने रिपीट किया, और रिपीट करते हुए फाइनली यहाँ पर कहीं 100 हो गया। आई थिंक आप समझ रहे हैं चीजों को, यहाँ पे कहीं 100 हो गया, ठीक है।
तो ये जो टाइम में बोला है 1 सेकेंड बाद इसका 100 हुआ, तो इस टाइम को मैं t1+1 लिख सकता हूँ। सो ये भी स्पैन 1 सेकेंड का है। तो अब हम यहाँ पर कुछ रीजन डिवाइड कर लेते हैं और उस रीजन को ध्यान से देखेंगे। इसको रीजन 1 बोल रहा हूँ, इसको रीजन 2 बोल रहा हूँ। आप ध्यान से देख सकते हैं। चलो पहले रीजन डिवाइड करने से पहले हमें देखना है कि हमें फाइंड क्या करना है। बिकॉज अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे चाहिए कि कितने टाइम 100 सेकेंड के बाद, मतलब यहाँ पर जब मोशन दोनों का फिनिश हो, अब ये जो ब्लू वाली लाइन है ये भी फर्दर इसके अलॉन्ग ऐसे गई, 50 के बाद ऐसे गई ना। तो ये वाला डिस्टेंस तो ठीक है, ये वाला एरिया को अपने को मतलब नहीं है बिकॉज ये दोनों के लिए कॉमन है। लेकिन हम देख सकते हैं इनके एरिया और अंडर द ग्राफ में डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, वही इनके बीच का ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस होगा। तो आप देख सकते हो ये एरिया है इसका, इसके नीचे का जो भी एरिया है, अगर 100 सेकेंड्स में पूरे देखें तो ऐसे ले सकता हूँ। ये इस ग्राफ के नीचे का जो भी एरिया है, मतलब ये वाला एरिया जो है ये इसका हो गया, ठीक है। और रेड वाले के लिए अगर ध्यान से देखो, सो ये ग्राफ है, इसके नीचे का जो एरिया है, मतलब ये वाला एरिया पूरा इसका हो गया। तो आप फिगर आउट कर सकते हैं यहाँ पे कि ये एरिया जो है, ये एरिया जो है ये थोड़ा एक्स्ट्रा है रेड वाले के पास। तो ये एरिया अगर अपन किसी तरह निकाल लेते हैं तो दैट इज योर आंसर। ये आंसर होना चाहिए अपना कि इनके डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या 100 सेकेंड के बाद उनमें क्या डिस्प्लेसमेंट का गैप होगा, ठीक है। तो चलो अब रीजन डिवाइड कर लेते हैं। इसको रीजन 1 बोल रहा हूँ, इसको रीजन 2 बोल रहा हूँ, इससे रीजन 3 बोल रहा हूँ, इस छोटे से रीजन 3 बोल रहा हूँ, इसे 4 बोल रहे हैं, इसे 5 बोल रहे हैं। 5 रीजन में हमने इसको डिवाइड किया है। अब हम सबसे पहले क्या बोल सकते हैं, रीजन 1 का एरिया तो मैं लिख सकता हूँ 20 है, और 3+4 को मैं लिख सकता हूँ 50 है। ये 1, ये 2, 3+4 50। क्यों, यहाँ पर स्पीड 50 है और ठीक है ये वाला टाइम गैप 1 सेकेंड है। तो 3+4 50 है और 120 है। और हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज बताया गया है कि ये वाला जो मोशन है यहाँ तक इसका जो हुआ है और इसका यहाँ से, सॉरी, इसका ये जो मोशन हुआ है ये आइडेंटिकल है। मतलब मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, अगर ये मोशन और इसका सेकंड मोशन, ये वाला ये जो पाथ से गया है यहाँ तक 100 के जस्ट पहले तक, ये दोनों का मोशन आइडेंटिकल है। मतलब इसके एरिया अंडर तक दोनों का सेम होना चाहिए। मतलब 1 ऊपर वाले से अगर देखूं मैं तो 1 आ रहा है, उसके नीचे 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, बिकॉज यहाँ तक खत्म हुआ है ना, इस पॉइंट से शुरू होकर इस पॉइंट पे खत्म। तो क्या लिख सकता हूँ, 1+2+5, ये मिलके किसके इक्वल है। अब देखो 1 2 3 4 हो जा रहा है, अपन थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे मुझे ऐसा लग रहा है, बट चलो ठीक है ध्यान देंगे। 1+2+5 ये मिलके किसके इक्वल है, ये नंबर्स नहीं है ना, रीजन है, रीजन 1 रीजन 2 और रीजन 5। और ये मिलके किसके इक्वल होगा, 5, इसका 5 और 4। तो क्या लिखना चाहिए, 5+4, 5 तो कॉमन रीजन हो गया, कैंसिल कर दिया। मतलब 1+2 दिस इज 4, 1+2 is 4। और रीजन 3 की बात करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं 3+4 is 60। हमें चाहिए क्या, रिक्वायर्ड क्या है, मुझे रिक्वायर्ड है 2+3, बिकॉज वही रीजन तो हमें चाहिए। तो बस ठीक है, यहाँ से हम किसकी वैल्यू लिख लेते हैं, 4 की वैल्यू क्या लिख लूंगा, 4 की वैल्यू लिख लूंगा मैं, रीजन 4 को लिख सकता हूँ 50-3, ये रीजन है। तो 50 - रीजन 3, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे बट मैं भी हो रहा हूँ, बट यस थोड़ा सा समझ सकते हैं, ये रीजन है ये सारे। तो 50 - -रीजन 3 और 1 यहाँ पर 20 है। तो अगर मैं यहाँ पर 4 के बदले रिप्लेस करूँ तो क्या लिखना चाहिए, 1+2 is 50 - रीजन 3। ये सब रीजन है, ठीक है, ये सब रीजन है। और 1 के बदले क्या लिख सकता हूँ, 20, 1 के बदले लिख सकता हूँ 20। तो मुझे रिक्वायर्ड क्या था, 2+3। तो यहाँ से मुझे देखने को मिल रहा है 2+3, ये दोनों रीजन है, रीजन 2 + रीजन 3 इज
50 और यहाँ पे जाके ये 20 इधर चला गया -20, तो आपको आंसर बस 30 मीटर्स, आपको आंसर बस 30 मीटर्स मिल रहा है। तो इस सवाल का अगर मैं ये एरिया जो कैलकुलेट करना चाहता था, तो ये एरिया ओवरऑल 30 मीटर्स के आसपास मुझे मिल रहा है। तो हमारा आंसर यहाँ पर 30 मीटर्स होना चाहिए। अगर आप एक बार क्वेश्चन को फिर से रीड आउट करेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। एक बढ़िया सवाल है और इसको सोचना सबके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो देखो, इसका एक बहुत आसान सा सोल्यूशन हमने देखा, किस तरह से सोचें तो बहुत इजीली हो सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं सही ऑप्शन टिक करूँ तो S इज इक्वल टू 30 मीटर, डेल्टा एस की वैल्यू 30 मीटर होनी चाहिए। आई थिंक आपको मजा आ रहा होगा, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे और भी क्वेश्चन हैं, तो आप वीडियो में बने रहें, देखते हैं आगे के क्वेश्चन कैसे। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, हमारे इस वीडियो का क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है ये। आप एक बार रीड कर सकते हैं, बढ़िया सवाल है, थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा। आप जो भी चीजें हम पीछे सीखे हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। एक बार आप ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद देखेंगे कैसे। चलो सोल्यूशन पे आते हैं। A stone is dropped from a top of a tower and before it hits the ground, another stone is also dropped. ठीक है, तो एक टावर है, इस टावर से एक स्टोन को फेंक दिया गया और एक और स्टोन है जिसको हम फेंकने वाले हैं। अब हमें नहीं पता ये कब फेंकने वाले हैं, बट यस फेंकने वाले हैं। 2 स्टोन है, स्टोन 1, स्टोन 2। स्टोन 1 को पहले फेंक दिया गया एंड द सेपरेशन बिटवीन द स्टोन्स इज प्लॉटेड एट, तो पहले इनके बीच का जो सेपरेशन था वो 0 था यहाँ से। अब इसको फेंक दिए, ये नीचे जाने लगा और फिर इसको फेंकेंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस देखेंगे कैसा चेंज हो रहा है। ठीक है, सो डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन द ग्राफ ऑफ द मतलब बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द टू स्टोन्स इज प्लॉटेड हियर। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस के लिए लिख रहे हैं, तो कोई खास बात नहीं है। चलो, तो जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है वो 2 पॉइंट दोनों के स्टोन के बीच का देख रहे हैं कैसा चल। और फिर यहाँ पर बोला जा रहा है कि assuming that the stone does not bounce from the ground, मतलब ग्राउंड पे गिरने के बाद वो स्टिक हो जाता है, ये वापस से ऊपर नहीं आ रहा है, स्टिक हो जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है। ऐसा मानते हुए हमने पोर्शन बनाया है ओ ए एंड बी सी, ये जो पोर्शन है एंड ये जो पोर्शन है ये पैराबोलिक बोला गया है, और ए बी ये जो पोर्शन है इसको स्ट्रेट लाइन बोला, इसको स्ट्रेट लाइन बोला गया है। हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है हाइट ऑफ द टावर, ये टावर की हाइट h, और सेकंड हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि जब ये पहला स्टोन हिट कर रहा होगा तो सेकंड स्टोन कहाँ पर होगा और किस स्पीड से चल रहा होगा। तो अब एक बार इसको ट्राई दे सकते हैं अपन, अब इसके सॉल्यूशन वाले पार्ट पे आते हैं। अच्छा, तो पहला पोर्शन देखो पैराबोलिक है, क्या बताता है आपको, पैराबोलिक से क्या समझ में आना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट टाइम, दो बॉडी के बीच का डिस्प्लेसमेंट का अगर कर्व पैराबोलिक है तो मतलब मैं बोल सकता हूँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, रिलेटिव एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। और आप देख सकते हो स्लोप का क्या हो रहा है यार, स्लोप इंक्रीजिंग है, स्लोप पॉजिटिव है, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है। वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब है ये इनके बीच का सेपरेशन बढ़ा रहा है, दोनों के बीच का सेपरेशन डी को वो बढ़ा रहा है। और आप लगातार देख सकते हो स्लोप इंक्रीजिंग है, मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर बॉडी वन जो है, बॉडी वन जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, और इसके कंपैरिजन में जो ऊपर बैठा हुआ है ये जो सेकंड स्टोन है उसके रिस्पेक्ट में नीचे वाले स्टोन का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो ये कब हो सकता है, बिकॉज अगर ये भी हवा में गिरने लगे तो इसका भी एक्सेलरेशन जी होगा, और ये भी हवा में गिरने लगे तो इसका भी एक्सेलरेशन जी होगा। तो इस वक्त रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होगा। बट अगर आपका रिलेटिव एक्सेलरेशन जी आ रहा है, इसका मतलब इनमें से एक ना एक बॉडी तो रुका हुआ है, और शुरू में कौन रुक सकता है, शुरू में स्टोन 2 रुक सकता है। मतलब मैं बोल सकता हूँ ओ से ए के बीच स्टोन जो है हमारा, स्टोन 2 है, वो अभी चलना शुरू नहीं किया है। ठीक है, अब क्या हुआ, ए से बी के बीच में देखो, ए से बीच के बीच में ये स्ट्रेट लाइन कर्व है। स्ट्रेट लाइन कर्व मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, कौन सी वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट। रिलेटिव बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज मैं यूज भी नहीं कर रहा हूं, तो आप ऐसे नहीं ये नहीं हो जाना है कि रिलेटिव तो पढ़े नहीं है अपन।
कोई खास बात नहीं, रिलेटिव मतलब एक की स्पीड जो चल रही है उससे दूसरे की स्पीड को माइनस कर रहे हो, कुछ भी नहीं, अभी फिलहाल इतना समझना है, कोई खास बात नहीं है। वीडियो को यहाँ पे बहानेबाजी करके स्किप नहीं कर देना है, आपको समझना है, बहुत नॉर्मल सी बात है। तो वी आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और बिकॉज ये वाला जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन है मतलब ये वाला, यहाँ पर एक्सेलेरेशन ए रिलेटिव जीरो है। अरे बाप रे, ए रिलेटिव जीरो मतलब अभी हमने सीखा, ए रिलेटिव जीरो मतलब दोनों की एक्सेलेरेशन जी, दोनों की एक्सेलेरेशन जी। अच्छा, दोनों की एक्सेलेरेशन जी मतलब दोनों हवे पे हैं। मतलब मैं बोल सकता हूँ ए पॉइंट वो है जब स्टोन गिरना शुरू किया है, और कब तक, बी पॉइंट तक वो गिरता हुआ जा रहा है। अब क्या हो गया, बी पॉइंट के बाद कुछ और हुआ है, बिकॉज फिर से ग्राफ पैराबोलिक हो गया। तो अब देखो, बी पॉइंट के बाद हुआ क्या है, स्लोप आप नेगेटिव देख रहे हो, स्लोप आप नेगेटिव देख रहे हो। नेगेटिव स्लोप क्या बता रहा है, नेगेटिव स्लोप क्या बता रहा है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है। मतलब अब स्टोन इसके पास आ रहा है, बात को समझ रहे होंगे आप, जो स्टोन टू है वो इसके पास आ रहा है और स्टोन वन धीरे चल रहा है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि स्टोन वन धीरे चले, तो उसका पक्का मीनिंग ये है कि स्टोन वन अब रेस्ट पे आ चुका है, नीचे आ चुका है, और तभी एक के बीच में रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो, रिलेटिव एक्सेलरेशन जी का बन रहा है। बिकॉज आप देख सकते हो कि पैराबोलिक कर्व है, मतलब ए रिलेटिव जी है, मतलब एक बॉडी तो रुक गया है, मतलब ये रुक चुका है। तो मतलब बी वो पॉइंट है जब स्टोन ए रेस्ट पे आ चुका है, और स्टोन भी लगातार इसकी तरफ आ रहा है, इसलिए इनके बीच का ए जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा है। इस वजह से वेलोसिटी को नेगेटिव बोला गया है, रिलेटिव वेलोसिटी नेगेटिव है, इसलिए स्लोप नेगेटिव दिख रहा है। और नेगेटिव स्लोप लगातार बढ़ रहा है, अगर आप ध्यान से देखें, पहले ऐसा था, यहाँ पर थोड़ा और स्टीपर हो गया है। मतलब बढ़ क्यों रहा है, बिकॉज हाँ एक्सेलरेशन जी है उसके पास नीचे की तरफ ही, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो मैंने आपको पूरा ये एनालाइज करके बता दिया है मोशन, और अब आपके लिए क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, तो आई थिंक आप इसको कंप्लीट कर लोगे। तो क्या कर लेना चाहिए, तो हाइट ऑफ द टावर हमें चाहिए। तो हम देख सकते हैं जो स्टोन यहां से गिरना शुरू हुआ था और बी पॉइंट पे जाके ग्राउंड पे आ गया है। तो अब लिख लो एस इज इक्वल्स टू, ड्रॉप किए हाफ ए टी स्क्वायर, तो स्टोन कितना चल रहा है, हाफ, एक्सेलेरेशन है जी, और टाइम कितना लिया है उसने, 3 सेकेंड, आई थिंक 3 स्क्वायर। तो ठीक है, 9 जी और बाई 2, मतलब कुछ 45 मिनट्स। तो डी वाला पार्ट यहाँ पे सही हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, व्हेन द फर्स्ट स्टोन हिट्स द ग्राउंड द सेकंड स्टोन वाज मूविंग विथ। अच्छा, जब पहला स्टोन ग्राउंड को हिट किया है, वो कब किया, बी वाले पॉइंट पे, तो उस वक्त ये किस स्पीड से चल रहा होगा, तो ये कहां से चलना शुरू किया था, ए पॉइंट से। कितना सेकंड चला है, 2 सेकंड और चला है, तो इसकी स्पीड निकालनी कोई बड़ी बात है क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस 8। तो v अपने को चाहिए, u 0 है, एक्सेलेरेशन कितना है इसका, 10 है, ग्राउंड फ्रेम से लिख रहा हूँ, और टाइम क्या है, 2 सेकंड चला है। तो आई थिंक इसकी वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकेंड। और ये कहाँ पर होगा ये भी पूछा है, तो अब इतनी चीजें यार करने का मन नहीं है मेरा, आप समझ गए होंगे, 45 है, कितना डिस्टेंस आ गया होगा नीचे, एस इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। तो ठीक है, टाइम लगा है 2 सेकेंड्स, सो एस इज हाफ इंटू 10 इंटू 2 स्क्वायर। इसको कैंसिल वगैरह करके मैं 20 मीटर निकाल सकता हूँ। ओवरऑल डिस्टेंस था 45, ये 20 नीचे आ चुका है। तो इसका अभी इससे सेपरेशन क्या होगा, ग्राउंड से कितना मीटर ऊपर होगा, 25, और 20 मीटर मीटर नीचे आ चुका है, 25 मीटर बचा होगा, और इसकी स्पीड क्या होगी इस वक्त, स्पीड हमने ऊपर निकाला 20 मीटर पर। तो आप ऑप्शन वगैरह मैच कर लोगे, शायद डी यहाँ पर सही है। तो अगर मैं ऑप्शन इधर उधर टिक कर रहा हूँ तो आप उसको देख लोगे, थोड़ा कंसेप्ट मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, और आपको वो समझ में आएगा किस तरह से देखना है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आता है, आई थिंक आपको मजा आ रहा होगा, तो वीडियो में बने रहें, काफी मजा आएगा, आगे और अच्छे अच्छे सवाल आने वाले हैं। ओके, ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 है।
सारे हमारे पाथफाइंडर के ही सवाल हैं, तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे इस वीडियो का। आप एक बार चेक कर सकते हो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। A drag force on a fluid moving on a body is proportional to velocity v and relative to the fluid। तो ठीक है, अपने को बताया अगर ये फ्लूइड है, इसके अंदर अगर कोई एक बॉडी चल रहा है, बहुत कॉमन सी बात है, इसके अंदर अगर एक बॉडी चल रहा है, उसकी वेलोसिटी फ्लूइड के रिस्पेक्ट में v की है, तो फ्लूइड इस पे एक ड्रैग फोर्स लगाता है, और ये जो ड्रैग फोर्स है ये v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लास्ट वीडियो में भी हमने शायद इसके बारे में एक क्वेश्चन के बारे में बात की थी। अब बोला जा रहा है स्टूडेंट ड्रॉप सेवरल small identical stones from different height over a deep lake and prepares a graph between this। तो अब ऊपर से किसी हाइट से गिरा रहा है एक स्टूडेंट, और फिर वेलोसिटी टाइम उसका ग्राफ बना रहा है, प्लॉट कर रहा है वेलोसिटी टाइम। तो द ग्राफ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है इसने। पहले इसे बनाया, इस पे बनाया और इस पे बनाया, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। और फिर आप एक बार रीड कर सकते हो कौन सा ग्राफ क्या बता रहा है, फिर अपन आगे चलते हैं। ओके, सो इसके सॉल्यूशन पे आते हैं, देखते हैं कैसे होना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा मोशन को एनालाइज करते हैं, फिर सवाल पे आ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं कैसे देखना चाहिए इसको। मान लो ये अपना मीडियम है जिसपे लिक्विड चल रहा है, इस पे अपने पास वही बॉल है, जो भी अपना क्या बोल सकता है, जो भी बलून स्टोन जो भी मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसा है। अब देखो मैं बहुत ऊपर से फेंकूंगा, तो जैसे ये लिक्विड में एंटर करेगा, तो इस पे बहुत ज्यादा क्या लगेगा, ड्रैग फोर्स। और नीचे क्या लग रहा होगा इस पे, एक mg। अगर बहुत ऊपर से फेंकूंगा तो वेलोसिटी बहुत हाई होगी, बिकॉज एयर पे अपन ड्रैग को नहीं मान रहे हैं, एयर के ड्रैग को बहुत कम मान रहे हैं, तो वेलोसिटी बहुत हाई होगी। और जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी, ड्रैग उतना ज्यादा होगा। तो जैसे ये लिक्विड पे एंटर करेगा, तो अगर बहुत ज्यादा वेलोसिटी से करेगा तो ड्रैग, हो सकता है ड्रैग mg से ज्यादा हो जाए, हो सकता है ड्रैग mg से ज्यादा हो जाए। और अगर ड्रैग mg से ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब क्या है, बॉडी रिटार्ड करेगा। इस केस में बॉडी रिटार्ड करेगा। रिटार्ड करने का मतलब क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी तो होगी पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। रिटार्ड मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव, तो वेलोसिटी होगी तो पॉजिटिव, बस पॉजिटिव वेलोसिटी लगातार डिक्रीज करेगी, मतलब स्लोप नेगेटिव होगा। स्लोप नेगेटिव होगा। अच्छा, स्लोप नेगेटिव होगा, क्या कांस्टेंट होगा? नहीं, कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों? बिकॉज आपको पता है कि जैसे जैसे बॉडी रिटार्ड करेगी, वेलोसिटी कम होगी, तो ड्रैग भी कम होने लगेगा। तो हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन भी लगातार डिक्रीज होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगा। तो स्लोप कैसा होना चाहिए इस ग्राफ का? स्लोप होना चाहिए ऑब्ट्यूज, मतलब नेगेटिव स्लोप होना चाहिए, और साथ में थीटा इंक्रीज करना चाहिए, थीटा इंक्रीज करना चाहिए। तो ये किसके लिए होगा? जब बहुत हाइट से फेंका गया, बहुत हाइट से फेंका गया तो ऐसा। और बहुत कम हाइट से अगर फेंकू, तो इस केस में उसकी वेलोसिटी काफी कम होगी, तो mg बहुत ज्यादा होगा। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, ऐसे सोचना पड़ता है चीजों को, ठीक है। तो नीचे mg लग रहा होगा, ऊपर ड्रैग लग रहा होगा। और इस केस में अगर बहुत कम हाइट से फेंका हो तो वेलोसिटी बहुत कम होगा, और हमें पता है ड्रैग भी कम हो गया इस वजह से। और अगर ड्रैग कम हो गया तो बॉडी एक्सेलरेटिंग होगा। तो वेलोसिटी, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में लिखा, वेलोसिटी है तो पॉजिटिव, वेलोसिटी है तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, बिल्कुल ठीक है। बट साथ में स्लोप का क्या होगा? जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा तो ड्रैग बढ़ेगा, तो नीचे वाला रिजल्टेंट कम होता जाएगा, मतलब स्लोप होगा पॉजिटिव बट डिक्रीजिंग होगा। तो स्लोप पॉजिटिव और डिक्रीजिंग का मतलब क्या है कि आपका थीटा एक्यूट होगा और कम हो रहा होगा। तो चलो अब इसी दो चीजों को देख लेते हैं। और अगर मान लो एक सफिशिएंट हाइट से मैं ऐसा गिरा हूं, सफिशिएंट हाइट से गिरा हूं किसी पर्टिकुलर, जिसमें कि ये इस पे गिरे और इस पे लगने वाला mg और f ड्रैग बिल्कुल इक्वल हो जाए, वेलोसिटी ऐसा दे दूं
कि mg और f डैश इक्वल हो जाए, इन दैट केस हमको क्या देखने को मिलेगा कि ये बॉडी एक्सेलरेट होगा ही नहीं, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलने लगेगा, तो इसका ग्राफ कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये 3 ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ पर देखा। अब आप इस पे टिक कर सकते हो। ऑप्शन पे आते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। ओके, सो आई थिंक दिख रहा है आप सबको। तो यहाँ पर अगर देखें, फर्स्ट ग्राफ है स्टोन ड्रॉप फ्रॉम अ स्मॉल हाइट। तो पहले ग्राफ पे आप देख सकते हो स्लोप नेगेटिव जो भी है। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं पहले वाले ग्राफ पे ऐसा है, और सेकंड बोला फर्स्ट ग्राफ है स्टोन ड्रॉप फ्रॉम अ लार्ज हाइट एंड सेकंड ग्राफ है, तो सेकंड ग्राफ पे देख सकते हो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, बट पॉजिटिव एक्सेलरेशन लगातार डिक्रीज हो रहा है। तो यस, ये स्मॉल हाइट वाला होगा। और स्टोन बहुत लार्ज हाइट से ड्रॉप करूंगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, और नेगेटिव एक्सेलरेशन कम होता जाएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन कम होता जाएगा। तो बस वही चीज है, तो हम बोल सकते हैं यस, बी वाला ऑप्शन ठीक है। एंड थर्ड वाला भी ऑप्शन सही है, बिकॉज भाई अगर आप एक सफिशिएंट हाइट से गिरा रहे हो तो उस पर ड्रैग वगैरह नहीं लगेगा। तो बी एंड सी शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से सोचना चाहिए आपको सवालों को। बहुत ज्यादा टफ नहीं है सवाल, बट सोचना कैसे है, आंसर लाना कोई बड़ी चीज नहीं है, मैं पिछले वीडियो से बोल रहा हूँ। और कैसे सोचना है ये आपको एक्चुअल ऐसे सोचना चाहिए। तो अगले क्वेश्चंस पर आते हैं, देखते हैं कैसे करना चाहिए। ओके, सो आपको क्वेश्चन दिख रहा है आई थिंक। हाँ, क्वेश्चन पे आते हैं, समझते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करना चाहिए। आप एक बार ट्राई कर सकते हो और फिर उसके बाद इसके सोल्यूशन पे आते हैं। सो दो पार्टिकल्स हैं, चल रहे हैं, और दोनों का प्लॉट किया गया है वेलोसिटी टाइम, और बोला जा रहा है कि मैक्सिमम सेपरेशन के बीच में इस जर्नी पे कब तक हुआ है। ठीक है, तो देखो मैक्सिमम सेपरेशन कब तक होता है। ये एक बॉडी है, ये दूसरा है। अगर मान लो ये बहुत तेज निकल गया, अगर ये इससे तेज चल रहा है, ये कम स्पीड से चल रहा है v1, ये v2 से चल रहा है, तो लगातार इसकी इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। बट अगर ये किसी तरह अपनी स्पीड को बढ़ाने लगे और ये भी v1 से चलने लगे, और जिस स्पीड से ये चल रहा है अगर ये भी v1 से चलने लगे, और अगर ये मेंटेन करें दोनों सेम वेलोसिटी, तो अब इनके पास इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये चेंज नहीं होगी। तो मतलब ये इनके बीच का मैक्सिमम सेपरेशन था। अभी तक शुरू पे क्या हो रहा है कि इसकी स्पीड v2 है, इसकी स्पीड v1 है, तो हर सेकंड में ये लीड ले रहा है। बट अगर ऐसा हो जाए कि ये लीड लेते लेते एक ऐसा वक्त आ जाए जब ये भी v1 से चलने लगे और ये भी v1 से चलने लगे, तो अब ये लीड नहीं लेगा। अब जितना डिस्टेंस इनके बीच में बन गया था पहले, वही मैक्सिमम सेपरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या सोचना चाहिए कि वेलोसिटी इनकी जब सेम हो गई होगी, तब हम बोल सकते हैं इनके बीच का वेलोसिटी मैक्सिमम सेपरेशन। तो पहले देखो ये 2 से चल रहा है, ये 0 से स्टार्ट किया, अपनी वेलोसिटी को बढ़ाया, बट बढ़ाते बढ़ाते ये जैसे 2 पे पहुंचा, फिर इंस्टेंटली इसकी स्पीड क्या हो गई, 1 पे आ गई। तो यहाँ तक अब ये चेज कर रहा था, तो चेज करते करते अभी तक ये लगातार आगे बढ़ रहा है, लीड ले रहा है, बिकॉज की स्पीड हमेशा ज्यादा है। यहाँ पर ये 0 से 2 के बीच में ये हमेशा 2 मेंटेन किया है, तो शुरू में तो ये लीड ले चुका है बहुत। और जैसे 1 सेकंड के बाद हम देख सकते हैं इसकी स्पीड 1 पे ड्रॉप हो जाती है, लेकिन इसकी स्पीड 0 पे ड्रॉप हो जाती है। तो ये वाला धीरे तो हुआ, बट ये और धीरे हो गया, तो अब भी इनके बीच में सेपरेशन बढ़ने लगेगा। अब भी इनके बीच में सेपरेशन बढ़ने लगेगा। कब तक बढ़ेगा, जब तक अब इनकी वेलोसिटी सेम ना हो जाए। अब ये किस पे चल रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड, ये भी इसकी स्पीड बढ़ी। अब ये फिर से अपनी स्पीड को 0 से बढ़ाते हुए शुरू किया, 1 पे आ गया। जैसे ये यहां पर आ जाएगा, अब जब ये यहां पर आ गया, तो आप देख सकते हो अब इस जगह पर जब ये 1 से चल रहा है और ये भी 1 से चल रहा है, अब पीछे वाली की स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है और इसकी भी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है। और इसके बाद मोमेंट पे आप देखोगे तो इसकी स्पीड 1 से ऊपर हो गई है। मतलब अब ये इसको लीड करने वाला है, मतलब ये अब इसके करीब जाने लगेगा। मैक्सिमम सेपरेशन किस पॉइंट तक है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम सेपरेशन है। तो अब आपको कुछ भी नहीं करना है इस ग्राफ पे, तो इस पॉइंट तक का एरिया निकाल लेना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इसका ये डिस्टेंस निकाल लो, इसका ये डिस्टेंस निकाल लो, और इसका ये कंप्लीट डिस्टेंस निकाल लो। ये कितने टाइम तक निकालना है हमें, 1.5 सेकेंड्स तक। तो ये यहाँ पर ये
ये एरिया ओवरऑल निकाल लेते हैं और दोनों को माइनस कर लेते हैं, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। समझ रहे होंगे आप? ये एरिया निकाल लो 1.5 सेकेंड, ये 1.5 सेकेंड पे इसका ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, आप ये एरिया निकालो और दोनों के एरिया को माइनस कर लो। तो हम बोल सकते हैं ये इनके बीच का मैक्सिमम सेपरेशन होने वाला है। सॉल्व करने पे आपको 1.25 शायद सही आंसर मिलता है, आप एक बार चेक कर लोगे तो बस ठीक है, ये आपका सही आंसर है। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ओके, सो आप देख सकते हैं ये सवाल है आपके स्क्रीन पे। एक बार मैं चेक कर लूँ। ओके, सो ये इसके आपके स्क्रीन पे सवाल है, हम एक बार चेक कर सकते हैं सवाल कैसा है। तो हमें एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है और हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। एक बॉल को ऊपर फेंकें और किसी एक पॉइंट से उसका डिस्टेंस दिया गया है और डिस्टेंस किस तरह से चेंज हो रहा है उस पॉइंट से, एक फिक्स पॉइंट से, वो हमें दिया गया है। ग्राफ को एनालाइज करना है, पहले ढूंढना है वो पॉइंट है कहाँ, कहाँ हो सकता है, ऊपर नीचे किस साइड हो सकता है, ये देखना है। एंड आफ्टर दैट मुझे देखना है कि प्रोजेक्शन की वेलोसिटी मुझे बतानी है। ठीक है, तो चलो पहले मान लेते हैं पॉइंट ऊपर है। ठीक है, पहले मान लेता हूँ पॉइंट ऊपर है, तो ये पॉइंट है, यहां से प्रोजेक्शन है। तो पहला हाफ तो सेटिस्फाई कर रहा है चीजों को। क्यों? बिकॉज इनके बीच में वेलोसिटी नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज इस पॉइंट से डिस्टेंस कम हो रहा है, तो हाँ स्लोप नेगेटिव दिख रहा है। और लगातार आपको पता है वेलोसिटी, बॉडी ऊपर जाएगा, ग्रेविटी के कारण वेलोसिटी नेगेटिव होगी। तो आप देख सकते हो स्लोप लगातार नेगेटिव, वेलोसिटी कम होती जा रही है। बिल्कुल सेटिस्फाई किया। बट अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिवली मतलब बढ़ने लगा। किसी एक पॉइंट के बाद इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ने लगा, पहले तो कम हो रहा था फिर बढ़ने लगा। ये तभी हो सकता है जब ये जीरो हो, इसको क्रॉस करेगा उसके बाद ही डिस्टेंस बढ़ने लगेगा ना इनके बीच। तो कहीं ना कहीं जीरो आना चाहिए था, बट इन्होंने 6 दिखाया है, मतलब ये ऊपर वाला पॉइंट पॉसिबल नहीं है। ये ऊपर वाला पॉइंट पॉसिबल नहीं है। तो चलो ऊपर वाला इनवैलिड हो गया। अब आ जाते हैं पॉइंट नीचे है। यहां से देख रहा हूं। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन क्या सही दिखा रहा है? वेलोसिटी नेगेटिव है और नेगेटिव वेलोसिटी बढ़नी चाहिए इस केस में। बट यहाँ पर स्लोप आप देख सकते हो गलत बता रहा है। और इसको और सोचने का ये भी तरीका है कि जब अगर ये नीचे जा रहा है, अगर ये नीचे अप्रोच कर रहा है, तो इस पॉइंट को क्रॉस करने के बाद इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, फिर घटने कभी नहीं वाला है यार। ये जो यहाँ पे फिर से डाउन आया है ना, ये डाउन पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला पॉइंट भी पॉसिबल नहीं है। मतलब मैं बोल सकता हूँ ऊपर भी पॉइंट फिक्स नहीं है, जो फिक्स पॉइंट है वो ऊपर भी नहीं है नीचे भी नहीं है। तो फिर कैसे हो सकता है? तो मान लेते हैं ये मेरा पॉइंट है, मतलब ये प्रोजेक्शन पॉइंट है। पॉइंट साइड में ले लेते, पहले ये वाला डिस्टेंस ले लिया। अब ये जब यहां से यहां तक पहुंचा तो इनके बीच का डिस्टेंस कम हुआ। इसके बाद और ऊपर गया, तो जहां पर जाके ये रुक जाएगा, तो यहाँ तक इस पोर्शन में मैं नाम दे देता हूँ ए से बी तक डिस्टेंस कम हुआ, बी से सी तक डिस्टेंस बढ़ा, और फिर से ये वापस नीचे आएगा तो फिर से इनके बीच का डिस्टेंस कम होगा। एंड फाइनली आप देख सकते हो कि बॉडी फिर से नीचे जाएगा तो इनके बीच का डिस्टेंस फिर से बढ़ेगा। तो और एक बार नीचे चला जाएगा तो फिर इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता ही जाएगा। तो देखो ये पॉइंट हमारा फिक्स पॉइंट होना चाहिए। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आंसर निकाल लेते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे सोचना है देखना चाहिए आपको। ये फिक्स्ड पॉइंट है तो बस ठीक है। इनिशियली क्या लिख लूंगा, ये 6√5 दिया है या फिर, हाँ 6√5 है, 6√5। और इनके बीच में कब तक डिस्टेंस बढ़ा है? जब ये यहाँ पे पहुंच गया हो। तो ये वाला डिस्टेंस ऑलरेडी 6 मेंशन है, तो ये डिस्टेंस 6 मेंशन है, ये 6√5 मेंशन है। और फाइनली इनके बीच में डिस्टेंस क्या हो गया है? 10। तो ये वाला डिस्टेंस 10 मेंशन है, तो आप यहाँ से ये वाली डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये वाली डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो ये ओवरऑल डिस्टेंस है जो ये बॉडी चल रहा है ए टू सी। और प्रोजेक्शन स्पीड निकालना है तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। तो फाइनली इसकी वेलोसिटी जब जीरो हुई है उस वक्त s, और s क्या है? दोनों के हाइट का सम। सो ए बी प्लस दिस। तो ये वाला डिस्टेंस आप निकाल सकते हो ना, कोई खास बात नहीं है।
अब मैंने ट्रायंगल वैंगल बना के दे दिया आपको, ये 6 है, ये 6√5 है, तो ये वाला डिस्टेंस, ये 10 है, ये 6 है, तो ये वाला डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस निकाल सकते हैं आप, ऐड कर सकते हैं। ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वर्टिकल पे, और जैसे ये सी पे पहुंचेगी इसकी वेलोसिटी 0 हो गई है, तो यहाँ से एस, ये वाले जो भी डिस्टेंस आप निकालोगे उसकी वैल्यू रख दो, इनिशियल स्पीड अपने को चाहिए, आप यहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा, जी की वैल्यू -10 रख सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा ये सवाल कैसा है। तो आज के लेक्चर में अपन ये 6-7 सवाल किए और सारे क्वालिटी क्वेश्चंस किए। तो ग्राफ वाला पार्ट आई थिंक इससे ज्यादा बेहतर और नहीं हो सकता है, तो मैंने ग्राफ को यहाँ पर खत्म किया है, बहुत सारा टाइम नहीं भी लिए बिकॉज क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट किए हैं, तो आपके लिए बेनिफिट है ये टाइम टेकिंग नहीं है, बिकॉज आपको इसके बाहर के क्वेश्चंस और नहीं मिलेंगे, तो आपको इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना, और जो भी टेस्ट वगैरह दोगे या फिर और कोई भी बुक को इधर उधर आप देखो, तो आपको वो सारे क्वेश्चन बहुत आसान लगने वाले हैं। तो ये एक तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो चुका है आपका 2 लेक्चर 2.5 लेक्चर पे। तो ठीक है, अगले लेक्चर पे मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। और यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें तो जरूर इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला भी जो हमारा लेक्चर सीरीज है वो भी स्टार्ट होने वाला है, जल्दी स्टार्ट करते हैं। बहुत सारा काम का बर्डन आ गया है, जैसे कि ऑफलाइन क्लासेस भी चल रहे हैं और काइनेमेटिक्स को भी तैयार करना है, और भी थोड़ी थोड़ी नई नई चीजें हैं, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बिल्कुल ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, 1-2 लेक्चर, मुश्किल से कल परसों तक आपको ये लेक्चर मिल जाने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। आई थिंक आपको मजा आया होगा वीडियो।